हेलो डियर स्टूडेंट। टॉपिक रहेगा आज का इम्यूनल कांट कांट का फिलोसफी और कांट के पॉलिटिकल आइडियाज। पॉलिटिकल आइडियाज को हम समझेंगे, मेन फोकस हमारा उसी पर रहेगा। लेकिन पॉलिटिकल आइडियाज को समझने से पहले हमें उनके फिलोसॉफिकल आइडियाज को हम समझना पड़ेगा, क्योंकि फिलोसॉफिकल आइडिया उनके बैकग्राउंड के रूप में काम करेंगे। उसको बिना समझे हम उनके पॉलिटिकल आइडियाज को हम नहीं समझ सकते। तो समझते हैं इम्यूनल कांट, लेकिन इम्यूनल कांट से पहले भी हमें कुछ बातें समझनी होगी, आपको कुछ बातें जानना ज़रूरी है, और वो है आइडियलिज़्म को। क्या होता है आइडियलिज़्म? इसके कई सारे नाम आपको देखने को मिलते हैं। इसको हम प्रत्ययवाद भी कहते हैं, इसको हम आदर्शवाद भी कहते हैं, और इसको हम विचारवाद भी कहते हैं। पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंतर्गत 2 प्रकार की ब्रांच चलती है, मुख्य रूप से 2 प्रकार की ब्रांच चलती है। एक ब्रांच है वो विचारों को महत्वपूर्ण मानती है, ओके? आइडिया को सबसे महत्वपूर्ण मानती है, और एक ब्रांच और है जो कि मैटर को महत्वपूर्ण मानती है। वे सभी विचारक जो कि आइडिया को महत्वपूर्ण मानते हैं उनको हम कहते हैं आइडियलिस्ट थिंकर, और वे सभी विचारक जो मैटर को महत्वपूर्ण मानते हैं उनको हम कहते हैं मेटलिस्ट या भौतिकतावादी विचारक। तो इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं प्लेटो को। प्लेटो ऐसे पहले विचारक थे जो आदर्शवाद से जुड़े हुए हैं, यानी ये विचारों को महत्वपूर्ण मानते हैं। इनका मानना है कि जो वास्तविक होता है, जो रियलिटी है, वो आइडिया ही होता है आपके सामने। यानी इस दुनिया में आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो एक प्रकार से रिफ्लेक्शन होता है, एक प्रकार से शैडो होता है, प्रतिछाया होती है विचारों की। आपके माइंड में कोई विचार चल रहा है, और आप जब कुछ देखते हो अपने आस-पास, तो वो उनका रिफ्लेक्शन होता है केवल, ओके? और आपके माइंड में जो आइडिया होता है वो वास्तविक होता है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। जैसे एग्ज़ाम्पल के रूप में हम एक एप्पल का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। आपके सामने यदि कोई एप्पल दिखाई दे रही है, या और कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, कुछ पानी पीने के लिए कुछ दिखाई दे रहा है, या और कुछ भी दिखाई दे रहा है, कुछ बुक्स आपको दिखाई दे रही है, तो वो समाप्त हो जाएगी। एक समय के बाद में 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद में वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन बुक का जो आपके पास में आइडिया है कि बुक इस प्रकार से होती है, बुक का शेप इस प्रकार से होता है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। ओके, आपकी मृत्यु हो जाएगी, फिर भी बुक का जो आइडिया है आपके माइंड में, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कई सारे विचारक हैं आइडियलिज़्म से जुड़े हुए हैं, उनका मानना है कि वो ही रियल है। रियल क्या है? आइडिया। आइडिया ही रियल होता है, जो कि कभी समाप्त नहीं हो सकता। यही एब्सोल्यूट नॉलेज होता है। एक प्रकार के विचारक और है जो कि मैटर को महत्वपूर्ण मानते हैं। वो कहते हैं कि आइडिया कुछ नहीं होता है, जो आपको दिखाई देता है उसी से आइडिया बनता है। यदि आप एप्पल देखते हो, या कोई किताबें आपके सामने रखी है उनको आप देखते हो, तो उससे आइडिया आएगा आपको। पहले मैटर होगा, यानी जो मैटर होगा, जो आपको दिखाई देता है वही वास्तविक होता है। इसके अलावा कुछ भी वास्तविक नहीं है। ओके? तो इस प्रकार से 2 विचार हमारे पास में हैं। एक है जो कि आइडिया को महत्वपूर्ण मानता है, एक है जो मैटर को वास्तविक मानता है। यानी विचार ही महत्वपूर्ण नॉलेज होता है, वास्तविक नॉलेज होता है, और पदार्थ वाले मानते हैं कि आपको जो कुछ भी दिखाई देता है, वो ही वास्तविक नॉलेज होता है। इस प्रकार की बातें यहाँ पर फिलॉसफी के अंतर्गत की जाती है। इसमें हम प्लेटो ले सकते हैं। प्लेटो आदर्शवाद से जुड़े हुए हैं। आदर्शवाद का जो प्रारंभ करने का श्रेय है वो हम प्लेटो को ही देते हैं, और वर्तमान की हम बात करें तो वो हम दे सकते हैं हेगल को। ओके, हेगल को हम आदर्शवाद से जोड़ते हैं इन मॉडर्न एरा के अंतर्गत। हालाँकि इसका प्रारंभ इमैनुअल कांट के द्वारा कर दिया जाता है आइडियलिज़्म का, लेकिन उसका एक सिस्टमैटिक तरीके से डेवलपमेंट यहाँ पर हेगल के द्वारा ही किया जाता है। तो हेगल वर्तमान में जुड़े हुए हैं, इमैनुअल कांट भी इसी से जुड़े हुए हैं, और इसके साथ में ही ग्रीन भी जुड़े हुए हैं। तो हेगल, प्लेटो, ये सभी विचारक कौन है जो कि आइडियलिज़्म से जुड़े हुए हैं। यदि इधर हम बात करें मेटलिज्म से, तो इससे जुड़े महत्वपूर्ण विचारक कौन से हैं? हॉब्स है, कार्ल मार्क्स है। ये सभी क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि आपको जो कुछ भी दिखाई देता है वही सत्य होता है। इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। विचार क्या है? विचार तो एक भ्रम है। इसके अलावा विचार कुछ भी नहीं होता है। ओके? तो इस प्रकार से 2 ब्रांच फिलॉसफी के अंतर्गत चलती है, और इनके अपने-अपने नॉलेज है, वो अपनी-अपनी बातें मानते हैं। इनके लिए नॉलेज अलग होगा उनके लिए। ओके, नॉलेज को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इनका डेफ़िनेशन दोनों का अलग-अलग होगा, इतना हम
डीप में नहीं जाएँगे क्योंकि हमें समझना है पॉलिटिकल आइडियाज़ को। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे आइडियलिज़्म को जो कि विचारों को महत्वपूर्ण मानता है, यानी विचार ही एब्सोल्यूट होते हैं, यही वास्तविक है। ओके, तो आइडियलिज़्म इस जगत की समस्त वस्तुएँ विचार या चेतना की अभिव्यक्ति है। वास्तविक रूप में इस विश्व में आपको जो कुछ भी दिखाई देता है, वो विचारों की ही अभिव्यक्ति है। विचार हमारे अंदर पहले से रहते हैं और वो आइडिया हमारे सामने आ जाता है। यानी आपको जो कुछ भी दिखाई देता है, वो केवल प्रतिछाया होता है और विचार ही वास्तविक होता है। ऐसी बात किसने किया था? प्लेटो ने सबसे पहले किया था। तो आपको जो कुछ भी इस संसार में दिखाई देता है, वो क्या होता है? वो होता है विचारों की अभिव्यक्ति। ओके, विचारों का ही एक छाया आपको दिखाई देता है और हम गलती ये कर देते हैं कि हम उसी को वास्तविक समझ लेते हैं। हम ये गलती कर देते हैं कि हमारे आस-पास के जो कुछ भी है, वही वास्तविक होता है। उसी को हम परम सत्य मान लेते हैं, लेकिन वो हमारी गलती है। वास्तविक क्या है? वास्तविक तो उसका आइडिया होता है जो कि एब्सोल्यूट है, ओके? जो कि कभी समाप्त नहीं होता है। सृष्टि का सार तत्व मैटर नहीं होता है, अपितु चेतना होती है, विचार होता है। आदर्शवाद जड़ता या भौतिकतावाद का विपरीत रूप प्रस्तुत करता है, ये हमने देखा। जड़ता कह लीजिए, भौतिकतावाद कह लीजिए, मैटेरियलिज्म कह लीजिए, एक ही बात है और ऊपर वाला आइडियलिज्म हो जाएगा। यानी हमारे पास में एक आइडिया है ये एक आइडिया है किसका? एक एप्पल का, एक सेब का आइडिया है हमारे पास में और इसका आपको रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा, आपको शैडो देखने को मिलेगा। ये इस प्रकार से एप्पल आपको दिखाई देगा फिर, ओके? इस प्रकार से एप्पल आपको दिखाई देगा। तो वास्तव में सब कुछ आइडिया ही होता है और जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, वो इसी का एक रूप होता है, उसी का एक प्रतिछाया होता है, लेकिन वो वास्तविक नहीं होता है। ये बात कही जाती है आइडियलिज़्म के अंतर्गत। समझिए थोड़ा-सा फिलोसॉफ़िकल थोड़ा बता रहे हैं, लेकिन आपको समझना होगा, हमारा हर व्यवहार मस्तिष्क से ही नियंत्रित होता है, इसलिए मस्तिष्क ही वास्तविक सत्य है, भौतिक शरीर तो इसकी छाया मात्र होता है, ये बात अभी हमने किया। तो वास्तविक क्या होगा? मस्तिष्क होगा, वास्तविक क्या होगा? बुद्धि होगा, वास्तविक क्या होगा? आइडिया होगा और इस संसार में आपको जो कुछ भी दिखाई देता है, वो क्या है? वो भ्रम है, वो भौतिकता है, वो मैटर है, जो कि केवल भ्रम है, वास्तविक नहीं है। मनुष्य वास्तव में आत्मा ही होता है, शरीर तो केवल इसका एक कवच मात्र ही है, जो नष्ट हो जाएगा, यानी मनुष्य असल में आत्मा रूपी सत्य हैं। तो विचारों को हम कई नाम देते हैं, इसको आप आत्मा कह लीजिए, परमात्मा आप कह सकते हो, इसको आप सत्य आप कह सकते हो, ओके? तो कई सारे नाम आपको देखने को मिलते हैं और ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, ये बात इसमें बार-बार कही जाती है। यानी इसी को हम बुद्धि भी हम कहते हैं, ओके? तो इसके कई सारे नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, विचार, आत्मा, परमात्मा, बुद्धि, ये सभी एक-दूसरे को जुड़े हुए हैं, यानी सब एक ही है और दूसरी तरफ हो गए मैटर, तो ये दोनों एक-दूसरे के विपरीत हैं। अभी हमने बात किया, एक बार फिर से देख लीजिए, 2 प्रकार मैंने बताए थे, एक बताया एक आइडिया होता है, एक होता है मैटर। जो कुछ आपको दिखाई देता है, वो क्या है? रिफ्लेक्शन है केवल आइडिया का। वास्तविक क्या है? आइडिया होता है। इस प्रकार की जो विचार है वो आइडियलिज़्म के अंतर्गत माना जाता है। थोड़ा-सा फिलोसॉफ़िकल तो हो गया, थोड़ा पॉलिटिकल के अकॉर्डिंग भी हम कुछ समझ लेते हैं। ओके, फिलोसॉफ़ी ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर। आइडियलिज़्म में हम मानव एक सामाजिक प्राणी है, इस बात को मानते हैं कि मानव क्या है? एक सोशल एनिमल है। समाज में रहकर ही वह अपनी क्षमताओं का डेवलपमेंट कर सकता है। हमारे अंदर जो क्षमताएँ होती है उसका वास्तविक रूप सॉरी उसका जो वास्तव में जो डेवलपमेंट है, वो एक राज्य के अंतर्गत ही हम कर सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर अरिस्टोटल ने क्या कहा था? अरिस्टोटल क्या कहते हैं? राज्य एक नैतिक समुदाय है और राज्य में रहकर ही मानव अपना वास्तविक विकास कर सकता है। व्यक्ति के अंतर्गत जो क्षमताएँ होती है, उसके अंदर जो क्षमताएँ होती है, वो बाहर कब आएगी? राज्य में। राज्य के द्वारा ही उसको बाहर लाया जाएगा, लाया जा सकता है, ऐसी अपॉर्च्युनिटी आपको स्टेट में मिलती है। तो राज्य क्या है? राज्य एक नैतिक समुदाय होता है जिसके द्वारा मानव की आंतरिक क्षमताओं को बाहर लाया जाता है, यानी यदि हमें वास्तविक रूप से अपना विकास करना है, आंतरिक क्षमताओं को
आपको बाहर लाना है तो उसके लिए आपको एक स्टेट की आवश्यकता होती है और एक स्टेट में ही व्यक्ति का डेवलपमेंट हो सकता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सोशल एनिमल हम कहते हैं। तो मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, मानव समाज के बिना नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि मानव का वास्तविक विकास एक समाज के अंतर्गत ही रहता है। तो ये हो गया समाज। तो समाज क्या हो गया? समाज एक नैतिक समुदाय हो गया जो कि मानव में नैतिकता का प्रसार करता है। समुदाय व्यक्ति को वैसा ही बना देता है जैसा वो खुद होता है। ओके, तो मानव को यदि अपनी क्षमताओं का वो बाहर लाना है, उसका डेवलपमेंट करना है, किसी को दिखाना है और उसको वास्तविक रूप प्रदान करना, तो उसके लिए आपको स्टेट की आवश्यकता होगी। क्योंकि हम समाज में रह के ही, समाज हमें ही ऐसी कई सारी अपॉर्चुनिटी देता है जिसमें हम अपनी क्षमताओं का प्रयोग कर सकते हैं, उसको बाहर ला सकते हैं। उदाहरण देखिए, आप एक ऐसे बच्चे की आप कल्पना कीजिए जो कि ऐसी जगह रहता है जहाँ पर कोई लोग नहीं है, ऐसी कल्पना कर सकते हो। एक ऐसा एरिया है, मान लेते हैं ये कोई एरिया है ए, यहाँ पर कोई कोई भी नहीं रहता है, यहाँ पर एक जंगल है, कोई भी नहीं रहता है। तो इसमें एक एक बच्चे का जन्म होता है, तो ये किस प्रकार से यहाँ पर रहेगा, इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, एक समाज की कल्पना कीजिए जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, कई सारे कल्चर ग्रुप रहते हैं। इस प्रकार से एक समाज की आप बात कीजिए, ओके। तो यहाँ पर भी एक बच्चे का जन्म होता है, बी बच्चे का यहाँ पर जन्म होता है, तो उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, दोनों में आपको डिफरेंस तो आपको देखने को मिलेगा। ये जो समाज के अंतर्गत रह रहा है, उसका वास्तविक विकास हो जाएगा, ओके, उसका नैतिक विकास हो जाएगा। लेकिन जो ए है, जहाँ पर समाज ही नहीं है, कोई लोग ही वहाँ पर नहीं रहते, तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो यही बात यहाँ पर आइडियलिज़्म में कही जाती है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव जो कुछ भी इस संसार में करता है, जो कुछ भी करता है, वो सब वो समाज के द्वारा दिया जाता है, समाज का उसमें योगदान होता है। यदि आप कोई एक बड़े बिज़नेसमैन बनते हो, तो उसमें समाज का योगदान होता है, आपका नहीं। ओके, आपका तो बहुत कम योगदान होता है, आप आपसे ज़्यादा योगदान आपके आस-पास जो लोग रहते हैं, उनका रहता है, आपके साथ में काम करते हैं या इनडायरेक्टली लोग आपसे जुड़े होते हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान होते हैं। और यही विचार आजकल पूंजीवादी जो व्यवस्थाएँ हैं, उसमें भी आपको देखना पड़ेगा। पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति क्या बोलता है कि हम ही हैं सब कुछ। हमने ही इस बिज़नेस को इतना बड़ा किया है और हम ही हैं सबसे श्रेष्ठ, ऐसी बात इसमें की जाती है। केवल मैं की उसमें बात की जाती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आइडियलिज़्म क्या कहता है? आइडियलिज़्म कहता है कि व्यक्ति का जो विकास है, एक समुदाय के द्वारा होता है, एक समाज में होता है, एक राज्य के अंतर्गत होता है और राज्य के बाहर व्यक्ति की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता, वो क्या होता है? एक पशु के समान होता है। ऐसी बात भी अरिस्टोटल के द्वारा की जाती है। वो इसलिए तो कही जाती है क्योंकि व्यक्ति का जो वास्तविक विकास है वो राज्य के अंतर्गत ही हो सकता है। दूसरा ही पॉइंट है, यहाँ पर समाज का महत्व व्यक्ति से अधिक होता है, समाज का महत्व व्यक्ति से अधिक होता है, ये बात अभी हमने किया। क्योंकि व्यक्ति का जो विकास है वो समाज के अंतर्गत ही होता है, व्यक्ति समाज से जुड़ा होता है, समाज है तभी व्यक्ति का अस्तित्व होता है। ओके? तो इसको हम एक नैतिक समुदाय भी हम कहते हैं। नैतिकता किससे जुड़ी हुई है? समाज से। और जब व्यक्ति इस समुदाय का हिस्सा बनता है तो वह भी नैतिक हो जाता है। यहाँ पर आइडियलिज़्म मानव की तुलना या व्यक्ति की तुलना, सॉरी, यहाँ पर समाज की तुलना एक एक शरीर से की जाती है इसमें, ये बात हमने बहुत बार कर ली, एक बार फिर से कर लीजिए। यहाँ पर समाज की तुलना एक शरीर से की जाती है या यहाँ पर राज्य भी आप लिख सकते हो। राज्य की तुलना किससे की जाती है? शरीर से की जाती है। जैसे शरीर के अंतर्गत हमारा बॉडी यदि शरीर से अलग हो जाए, तो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। उसी प्रकार से व्यक्ति यदि समाज से बाहर चला जाता है, समाज से बाहर जाने का प्रयास भी करता है, तो उसका भी कोई एक्जिस्टेंस नहीं रहेगा। क्योंकि शरीर जब तक रहेगा तभी तब हमारा जो हाथ है या हमारे पैर है ये काम करेंगे। यदि हाथ कट के बाहर चला जाएगा, तो हाथ का भी कोई एक्जिस्टेंस नहीं रहेगा और उससे हमारे शरीर को भी काफ़ी नुकसान होगा। उसी प्रकार से एक समाज है, समाज से यदि आप बाहर किसी को निकालते हो, किसी व्यक्ति को निकालते हो, तो इससे जो नुकसान है वो दोनों को ही होगा। एक तरह से व्यक्ति जो समाज में योगदान कर सकता था, वो योगदान अब समाज में नहीं कर सकता
और दूसरा व्यक्ति समाज के अंतर्गत रह के जो योगदान देता था वो भी अब नहीं होगा और व्यक्ति का खुद का भी विकास नहीं हो सकता क्योंकि यदि वो जंगल में रहना शुरू कर देगा जहाँ पर अकेला रहेगा, तो एक व्यक्ति कैसा अपना नैतिक विकास कर सकता है? तो ये बात इसमें कही जाती है। राज्य का आधार इच्छा होती है, राज्य का आधार इच्छा होती है ना कि पावर नहीं होती है, ना ही बल होता है, ओके? तो राज्य किससे बनता है? इच्छा से। सभी व्यक्ति समुदाय के अंतर्गत रहना चाहते हैं और ऐसी इच्छा है जहाँ पर सभी सुरक्षित रहें या सभी को अपना-अपना अधिकार मिलता रहे। जब हमारे अधिकार सुरक्षित रहें, उसके लिए हम एक राज्य की इच्छा करते हैं, तो सुरक्षित रहने वाले या अधिकारों की जो माँग की जाती है, उन सभी व्यक्तियों का एक समूह बनता है, जिससे एक समुदाय का निर्माण होता है, एक राज्य का निर्माण होता है। उसका आधार पावर नहीं होता, पावर के द्वारा आप किसी स्टेट का निर्माण नहीं कर सकते। वो निर्माण होता है अधिकारों के लिए, ऐसी बात ग्रीन के द्वारा कही जाती है, जिसको हम बाद में कभी देख लेंगे। तो राज्य का आधार क्या होता है? इच्छा होता है। तो ये है एक आइडियलिज़्म का बेसिक्स का कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हमने बात की है विचारों को महत्वपूर्ण माना जाता है, जहाँ पर राज्य को महत्वपूर्ण माना जाता है, राज्यों को एक नैतिक समुदाय माना जाता है और राज्य की तुलना एक शरीर से इसमें की जाती है, ओके? तो आइडियलिज़्म के अंतर्गत विचार महत्वपूर्ण है और विचारों के साथ में एक समाज के महत्व को भी यहाँ पर स्वीकार किया जाता है। तो अब हम समझ सकते हैं इमैनुअल कांट की फिलॉसफी पर अब आते हैं और वो हम आसानी से समझ जाएँगे क्योंकि बैकग्राउंड हमारे सामने अब आ चुका है। इमैनुअल कांट समय था 18th सेंचुरी 18th सेंचुरी के विचारक है और ये एक ऐसा समय है जब यूरोप में एनलाइटमेंट आ चुका है और उसी समय यूरोप के अंतर्गत उदारवाद का जो विचार है वो भी लगातार आगे बढ़ रहा था और वो भी तेज गति से। तो उदारवाद जब विचार यूरोप के अंतर्गत चल रहा था और उसी समय औद्योगिक क्रांति भी यूरोप में आ चुकी है। तो औद्योगिक क्रांति का जो प्रभाव समाज पर पड़ रहा था, जो नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहे थे, उनका समाधान यहाँ पर उदारवाद के द्वारा नहीं किया जाता है, ओके? समाज के ऊपर औद्योगिक क्रांति के जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे थे, उनका समाधान उदारवाद के पास नहीं था। इसलिए एक नया आइडिया की आवश्यकता हुई हमें, एक नई आइडियोलॉजी की हमें आवश्यकता हुई और वो आती है इमैनुअल कांट के रूप में आइडियलिज़्म का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है 18th सेंचुरी के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हमें एक पॉलिटिकल आइडियाज़ पढ़ना है जिसका नाम है स्वतंत्रता का विचार या नैतिक स्वतंत्रता का विचार। ये हमें पढ़ना है, ये पॉलिटिकल आइडिया इसको हम समझेंगे लेकिन इसको समझने से पहले कि स्वतंत्रता का विचार क्या है, उससे समझने से पहले हमें ज़रूरी होगा उनके फिलॉसफी आइडिया को समझना। तो शुरुआत करते हैं फिलॉसफी से और उसी से कनेक्ट हम करेंगे, इनके फिलॉसफीज़ को हम कनेक्ट करेंगे पॉलिटिकल आइडियाज़ से। तो थोड़ा-सा ध्यान से आपको सुनना है, आपके लिए नया हो सकता है। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट वे स्टूडेंट जो केवल कॉन्स्टिट्यूशन को ही पॉलिटिकल साइंस समझ लेते हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ठीक है आप ध्यान से सुनिएगा, तो सब आपको समझ में आ जाएगा। इमैनुअल कांट की एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि जो ज्ञान है, वो बुद्धि केंद्रित होता है। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान है, वो बुद्धि केंद्रित होता है। ये एक लाइन है, इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे और उसको एक्सप्लेन करने के बाद में हम इनके जो पॉलिटिकल आइडियाज़ यानी जो स्वतंत्रता का विचार है, वो हम समझेंगे। इसी से हम कनेक्ट करते हुए चलेंगे, तो ध्यान से समझिए आप। ज्ञान क्या है? वो बुद्धि केंद्रित होता है। ये क्या है? इसको एक बार छोड़ दीजिए आप, इसको हम बाद में देखेंगे। 17th सेंचुरी की हम बात कर सकते हैं या 18th सेंचुरी का प्रारंभिक समय की हम बात करें, तो यहाँ पर अनुभव को महत्वपूर्ण माना जा रहा था, यानी साइंस का महत्व लगातार बढ़ रहा था। मैटर का जो महत्व है वो लगातार बढ़ रहा था, यानी जॉन लॉक जैसे विचारक वो क्या मानते थे, जो आपने देखा है, जिसका आपने अनुभव किया है, वही वास्तविक होता है, वही उसी से हम नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। और जो आपने देखा ही नहीं अपने जीवन के अंतर्गत कभी भी या किसी और ने नहीं देखा, आप उसको वास्तविक नहीं मान सकते। तो इस प्रकार का विचार यूरोप के अंतर्गत चल रहा था और साइंस भी यही कहता है। ओके, साइंस किसी आइडियलिज़्म के ऊपर ध्यान नहीं देता है।
उसके सामने जो कुछ है जिसको वो जस्टिफ़ाई कर सकता है, उसी को वो सही मानता है। उसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस में भी अनुभववाद का एक विचार चल रहा था, यानी अनुभव जो हमारे होते हैं वही महत्वपूर्ण है और वही वास्तविक होते हैं। अनुभववाद को आप मेटलिज़्म से भी आप जोड़ सकते हैं, यानी आपको जो कुछ भी दिखाई देता है या जो कुछ भी आपने अनुभव किया है आज तक, वही सत्य है। इस प्रकार का विचार यूरोप के अंतर्गत चल रहा था। जैसे जॉन लॉक की आप बात कर सकते हो। पहला विचार, ओके। तो कुछ ऐसे विचारक थे जो अनुभव को ही महत्वपूर्ण मान रहे थे, वो कहते थे कि अनुभव ही ज्ञान है, यही वास्तविक नॉलेज है, इसी से हम नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे विचारक में हम जॉन लॉक का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। कुछ ऐसे विचारक भी थे जो बुद्धि को महत्वपूर्ण मान रहे थे, जो कि आइडिया को महत्वपूर्ण मान रहे थे, ऐसे विचारक भी यूरोप के अंतर्गत आ रहे थे, जिनका उद्देश्य क्या था, बुद्धि महत्वपूर्ण होता है, यानी आइडिया ही सबसे महत्वपूर्ण होता है और अनुभव वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैटर ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी से हम नॉलेज ले सकते हैं। बुद्धि क्या होता है? बुद्धि से जो हमें प्राप्त होता है वही वास्तविक नॉलेज होता है, एब्सोल्यूट नॉलेज होता है, रियल होता है। और यहाँ पर कुछ ऐसे विचारक भी थे जो अनुभव को मानते थे, यानी अनुभव से जो प्राप्त होता है वही नॉलेज होता है। ऐसा डेफिनेशन यूरोप के अंतर्गत चल रहा था। बहुत ध्यान से आप सुनिए। एक हो गया अनुभव, एक हो गया यहाँ पर बुद्धि। यानी प्लेटो के विचारों को हम किससे जोड़ सकते हैं? बुद्धि से जोड़ सकते हैं, आइडिया से हम जोड़ सकते हैं, जो कि आइडिया को महत्वपूर्ण मानते थे। जॉन लॉक जैसे विचारक हैं, उनको हम अनुभववाद से जोड़ सकते थे, जो कि अनुभव को महत्वपूर्ण मानते थे, जो कि मैटर को महत्वपूर्ण मानते थे, जो आपको दिखाई देता है या जो आपने अनुभव किया है, वही वास्तविक होता है। इस प्रकार से 2 विचार यूरोप के अंतर्गत चल रहे थे। लेकिन इमैनुअल कांट ऐसे प्रथम विचारक है, जो दोनों को ही एक-दूसरे से जोड़ देते हैं, दोनों ही एक-दूसरे से जोड़ देते हैं और कहते हैं नॉलेज ना कि आइडिया से मिलता है, ना ही मैटर से मिलता है, यानी ना तो अनुभव से हम नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं, ना ही बुद्धि से हम नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। दोनों की सहायता से हम नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं, दोनों की सहायता से ही हम नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी बात इमैनुअल कांट ने यूरोप में पहली बार किया या विश्व में पहली बात ऐसी बात इमैनुअल कांट के द्वारा ही कहा गया कि बुद्धि के द्वारा यानी आइडिया के द्वारा और अनुभव यानी मैटर, इन दोनों से ही हम नॉलेज प्राप्त करते हैं, ना कि एक से। ओके, दोनों से हम नॉलेज प्राप्त करते हैं। ऐसी बात इमैनुअल कांट के द्वारा सबसे पहले कही गई। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो अनुभव है, अनुभव से क्या निकलता है? संवेदना। अनुभव से क्या निकलता है? संवेदना निकलता है। जैसे आप पानी के अंतर्गत इसको डालोगे, ओके? क्या या कोई स्टोन या पत्थर आप फेंकोगे, तो उसके सामने चारों लहरें बननी शुरू हो जाएगी, वेव्स निकलना शुरू हो जाएगी उसके सेंटर से। तो होता क्या है, हमारा जो अनुभव होता है, जो आपने अपने जीवन के अंतर्गत जो कुछ भी देखा है, उसकी भी कुछ लहरें निकलती है, ओके? कुछ लहरें उससे निकलती है जिसको हम कहेंगे संवेदना। जिसको हम कहते हैं संवेदना और कई सारे लहरें निकलती है उसको एक स्ट्रक्चर में डाला जाता है बुद्धि के द्वारा और फिर इससे होके जो निकलता है वही होता है नॉलेज। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर है अनुभव, अनुभव से संवेदना निकलती है, संवेदना एकदम बिखरा हुआ रूप होता है जैसे जैसे वेव्स होती है, जैसे पानी में हम पानी में यदि आप कोई पत्थर डालोगे, तो उससे कई सारी वेव्स निकलती है और उससे हम एनर्जी भी बना सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ क्या होता है, अनुभव से वेव्स निकलती है और उसी वेव्स को एक जगह किया जाता है, एक स्ट्रक्चर के अंतर्गत डाला जाता है, एक ढांचे के अंतर्गत डाला जाता है, किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। और जब वो इससे निकलता है तब हमें नॉलेज हमें प्राप्त होता है। ये कॉन्सेप्ट है इम्यूनल कांट का। एक बार फिर से सुन लीजिए, अनुभव से संवेदनाएँ निकलती है और संवेदना जब बुद्धि से होकर बाहर निकलेगा, तो हमें प्राप्त होगा वास्तविक नॉलेज। ये एब्सोल्यूट नॉलेज होगा, ये वास्तविक होगा, ओके? तो हमें यहाँ पर सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो नॉलेज हम किस-किस से प्राप्त करेंगे? अनुभव से हम नॉलेज प्राप्त करेंगे, अनुभव से संवेदना निकलेगा और फिर वो बुद्धि से होकर जाएगा तो हमें नॉलेज प्राप्त होगा। तो बुद्धि और अनुभव दोनों से ही हमें नॉलेज की प्राप्ति होती है। ऐसी बात इम्मानुएल कांट के द्वारा कही गई। ये वैसा ही है जैसे ये वैसा ही है जैसे मधुमक्खी के द्वारा फूलों का रस चूसकर उसको शहद के रूप में बदला जाता है। फूलों के अंदर का शहद थोड़ी होता है, उसको चेंज किया जाता है मधुमक्खी के द्वारा और वो बदल जाता है नॉलेज में। ये वैसा ही है जैसे
एक कच्ची मिट्टी होती है उसको एक ढांचे के अंतर्गत डाल के ओके, जो काम करते हैं जो ईंट बनाते हैं, ओके, उनके द्वारा काम किया जाता है और एक सांचे के अंदर डालकर उसको एक ईंट का आकार दे दिया जाता है। तो बुद्धि क्या करती है? बुद्धि आकार देता है, उसको साइज़ एक देता है, ओके, एक उसको शेप देता है। एक शेप देने का काम यहाँ पर बुद्धि के द्वारा किया जाता है। अनुभव को शेप किसके द्वारा दिया जाता है? बुद्धि के द्वारा, और फिर हमें नॉलेज की प्राप्ति होती है। ज्ञान के लिए यदि हमें नॉलेज चाहिए तो नॉलेज के लिए अनुभव और बुद्धि दोनों की आवश्यकता होती है। ज़्यादा पॉलिटिकल जो साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको इतना डिटेल से जानने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ज्ञान हम बुद्धि और अनुभव दोनों से हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कहा इमैनुअल कांट ने। इस प्रकार का यदि कोई अच्छा खासा कोई पेपर बनाने वाला आया, तो ऐसे क्वेश्चन दे सकता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, ओके। तो ज्ञान के लिए हमें क्या चाहिए? अनुभव और बुद्धि दोनों की आवश्यकता होती है, ये बात अभी हमने किया। ज्ञान का प्रारंभ अनुभव से होता है। ज्ञान का प्रारंभ कहाँ से होता है? अनुभव से, ओके। परंतु ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि से होती है। ज्ञान का प्रारंभ ज़रूर यहाँ पर अनुभव से हो रहा है, अनुभव से ही तो संवेदनाएँ निकल रही है। लेकिन जो उत्पत्ति है, जो ओरिजिन की हम बात करें तो वो कहाँ से होगा? बुद्धि से, क्योंकि बुद्धि ही तो उनको एक शेप देता है, उनको एक आकार देता है नॉलेज को, ओके। तो यहाँ पर आकार देता है संवेदना को, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान का प्रारंभ होता है अनुभव से और ज्ञान की उत्पत्ति होती है बुद्धि से। ऐसी बात इमैनुअल कांट के द्वारा कही गई, जो कि हमने अभी देखा है। इसी को हम कहते हैं कोपर्निकस क्रांति। इसको हम क्या कहते हैं? कोपर्निकस क्रांति या समीक्षावाद भी हम कहते हैं। ये फिलॉसफी है, प्योर फिलॉसफी है, जिसको हम कोपर्निकस क्रांति कहते हैं। इसके डिटेल्स में ज़्यादा हम नहीं जाएँगे, डिटेल से जाएँगे तो 2 घंटे इसी के अंतर्गत लग जाएँगे आपको, ओके। बस इतना यहाँ पर काफ़ी है आपके लिए समझना कि नॉलेज क्या होता है। नॉलेज को हम बुद्धि और अनुभव से ही प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी बात पहली बार यूरोप के अंतर्गत कही गई। इससे पहले जो भी विचारक थे वो क्या कहते थे? कोई कहता था बुद्धि से ही हम नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं, वही वास्तविक होगा। और कुछ ऐसे विचारक थे जो अनुभव को ही वास्तविक मानते थे। लेकिन पहले विचारक है इमैनुअल कांट, जो कि कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा ही बुद्धि और अनुभव दोनों के द्वारा ही हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। बस इतना काफ़ी है। तो इसमें अनुभव को स्वीकार किया जाता है, ये एक बड़ी बात है। आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट आप देखोगे तो आइडियलिज्म में अनुभव को स्वीकार नहीं किया जाता है, केवल आइडिया को स्वीकार किया जाता है। इसलिए हम प्रारंभिक विचारक हम कहते हैं, आइडियलिज्म से जुड़े हुए जो प्रारंभिक विचारक है, उनको हम इमैनुअल कांट से जोड़ते हैं। लेकिन मॉडर्न एरा में इसको डेवलपमेंट किया था आइडियलिज्म के रूप में। आइडियलिज्म का सबसे पहले ठीक-ठाक डेवलपमेंट किया था, वो तो हम उसको हेगल के रूप में जानते हैं, ओके। क्योंकि इमैनुअल कांट में थोड़ा-सा अलग भी है, ये अनुभव को भी मानते हैं और आइडियलिज्म के अंतर्गत कभी भी अनुभववाद को नहीं माना जाता, उसमें केवल आइडिया या बुद्धि पर ही फोकस किया जाता है। ये ड्यूलिज़्म को स्वीकार करता है। ड्यूलिज़्म की हमने अभी बात किया, द्वैतवाद की हमने बात की, यानी ज्ञान को हम 2 तरीकों से हम प्राप्त कर सकते हैं, 2 तरीके, अनुभववाद या अनुभव या बुद्धि, ओके। अनुभव और बुद्धि इन दोनों से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ड्यूलिज़्म। ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट चलता है फिलॉसफी के अंतर्गत। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। जब व्यक्ति नैतिकता का पालन करता है तो वह स्वतंत्र होता है, या बुद्धि के आदेश का पालन करे तो व्यक्ति स्वतंत्र होता है। ये बात हमने क्यों पढ़ी? यदि हम इसके अनुसार हम काम करेंगे, यदि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है अनुभव से और बुद्धि से, यदि हम ज्ञान के अनुसार हम काम करेंगे तो हम स्वतंत्र होंगे। दूसरे शब्दों में बुद्धि का जो आदेश होगा, बुद्धि ने जो कुछ हमें कहा, जो शेप हमें दिया ज्ञान के रूप में, यदि आप उसके अनुसार काम करोगे, जैसा बुद्धि का आदेश है उसके अनुसार यदि आप काम करोगे, तो आप स्वतंत्र हो जाओगे। ऐसी बात कही गई इमैनुअल कांट के द्वारा। ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है, इसको हम और सिम्प्लीफाई करते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ पर कहा गया है, यदि बुद्धि के आदेश का हम पालन करें तो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगा। नहीं समझ रहे हो, मुझे पता है ये क्या चल रहा है, तो समझिए एक बार फिर से थोड़ा-सा। यहाँ पर हमने बात किया कि व्यक्ति नैतिकता का पालन करे, या नैतिकता का आदेश, बुद्धि का आदेश लिख लीजिए यहाँ।
यदि व्यक्ति नैतिकता का पालन करे या व्यक्ति बुद्धि के आदेश को फॉलो करे तो व्यक्ति स्वतंत्र हो सकता है। ये स्वतंत्रता का डेफिनेशन दिया गया था इमैनुअल कांट के द्वारा। यदि हम पालन करेंगे नैतिकता का, यदि आप पालन करोगे बुद्धि के आदेश का, तब भी व्यक्ति स्वतंत्र हो सकता है, या आपको जो नॉलेज प्राप्त हुआ है अनुभव और बुद्धि से, उसके अनुसार यदि आप काम करोगे तभी आप स्वतंत्र हो सकते हो। इसको हमें समझना है कि ये क्या होता है, नैतिकता का पालन हम कैसे कर सकते हैं, बुद्धि के आदेश को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको समझना होगा कर्तव्य के अटल आदेश के कॉन्सेप्ट को। कैटेगरिकल इम्पेरेटिव ऑफ ड्यूटी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये जुड़ा हुआ है इमैनुअल कांट से, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और ये भी स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, कैटेगरिकल इम्पेरेटिव ऑफ ड्यूटी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें समझना है नैतिकता का पालन क्या होता है, हमें समझना है कि बुद्धि का आदेश आखिर क्या होता है और व्यक्ति कब स्वतंत्र हो सकता है, व्यक्ति कब स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता है, ये हमें अभी जानना है। तो इसको समझते हैं, कैटेगरिकल इम्पेरेटिव ऑफ ड्यूटी क्या होता है। हम 2 प्रकार के विश्व की हम बात करते हैं, 2 प्रकार का विश्व हमारे सामने होता है। एक ऐसा विश्व है जो हमें दिखाई देता है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है विश्व। इस विश्व के अंतर्गत आप क्या करते हो? आप सोते हो, आपको नींद आती है। ओके, आप सोते क्यों? क्योंकि आपको नींद आती है या आपको थकान हो जाती है इसलिए आप सोते हो। आपको आप खाना क्यों खाते हो? खाना हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें भूख लगती है। तो ये जो दृश्य जगत है, जो फेनोमेना जो वर्ल्ड है, इसमें जो भी आप काम करते हो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आप खाना खाते हो क्योंकि आपको भूख लगती है। ओके, आप अच्छा जीवन जीना चाहते हो क्योंकि आपको सुख-सुविधाएँ चाहिए। ओके, ये बहुत सारा हम इनको जोड़ सकते हैं। आप समाज में रहते हो क्योंकि आपको नैतिकता को प्राप्त करना है, आपको अच्छा जीवन जीना है। आप काम करते हो क्योंकि आपको अच्छा जीवन जीना है। तो जो भी काम आप करते हो, ओके, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। बिना कारण के यहाँ पर इस विश्व में हम कोई भी काम नहीं कर सकते, नहीं करते। और एक ऐसा विश्व है नोमेना वर्ल्ड, जहाँ पर कोई भी उसके पीछे कारण नहीं होता, हम बिना कारण के हम काम करते हैं। ओके, यदि आप इस विश्व में जाओगे, इस अदृश्य जगत में आप जाओगे, तो उसके पीछे कोई कारण नहीं होता है। और यहाँ पर जो अदृश्य जगत के अंतर्गत जो नॉलेज होगा वो एब्सोल्यूट होगा। उसमें जो नॉलेज होगा या आप अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी यहाँ पर करते हो, ये यदि इस नोमेना वर्ल्ड की हम बात करें तो उसके पीछे कोई भी रीज़न नहीं होगा, बिना रीज़न के आप यहाँ पर काम करोगे। और यहाँ पर फेनोमेना जो वर्ल्ड है, जो दृश्य जगत है, जो भौतिक संसार है, इसको आप क्या कहोगे? भौतिक संसार। और इसको आप क्या कहोगे? विचारों का संसार। वे ये वैसा ही आपको दिखाई देता है जैसा प्लेटो के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो अदृश्य जगत यानी विचारों की दुनिया और दृश्य जगत यानी भौतिक दुनिया, इस भौतिक दुनिया में हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक कारण ज़रूर होता है। और जो नोमेना वर्ल्ड है, जो अदृश्य जगत है, उसके अंतर्गत जो कुछ भी आप करते हो, उसके पीछे कोई भी कारण नहीं होता है। तो हमें कहाँ जाना है? हमें इस नोमेना वर्ल्ड के अंतर्गत हमें रहना है, इसको हमें प्राप्त करना है। सबका उद्देश्य रहता है कि वो अदृश्य जगत में जाए, नोमेना वर्ल्ड में जाए, क्योंकि वो ही एब्सोल्यूट होता है, जो कि कभी समाप्त नहीं होता है और यहाँ पर जो भी आप काम करते हो उसके पीछे कोई भी रीज़न नहीं होता। तो आपका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है इस जगत में जाना, अदृश्य जगत में जाना। क्या ऐसा संभव है कि आप इस नोमेना वर्ल्ड में जा सकते हो? हम क्या पढ़ रहे हैं, एक बार फिर से देखिए, हम पढ़ रहे हैं नैतिकता का आदेश और बुद्धि का आदेश क्या होता है। इसको समझने के लिए हमने कैटेगरिकल इम्पेरेटिव ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट लिया और इसको हम समझ रहे हैं इस 2 शब्दों से। 2 शब्द हमारे पास में, एक नोमेना, एक फेनोमेना है। 2 प्रकार की विश्व की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। हम यहाँ पर कैसे जा सकते हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है इस जगत से, इस भौतिक संसार से हमें कहाँ जाना है? हमें इस विचारों की दुनिया में जाना है, इस नोमेना वर्ल्ड में हमें जाना है। तो आप कैसे जा सकते हो? हम जा सकते हैं यूनिवर्सल लॉ को फ़ॉलो करके। जो सार्वभौमिक कानून है, उसको फ़ॉलो करके आप इस विश्व में जा सकते हो, नोमेना वर्ल्ड में आप जा सकते हो।
और जब इस विश्व में आप चले जाओगे, तब आपको वास्तविक नॉलेज प्राप्त हो जाएगा, आप बुद्धि के आदेश के अनुसार काम करोगे और तब आप स्वतंत्र हो जाओगे। तो स्वतंत्रता के लिए क्या आवश्यक है? स्वतंत्रता के लिए अब आवश्यक है हमें यूनिवर्सल लॉ को फ़ॉलो करना, यूनिवर्सल जो लॉ है, उसके अनुसार हमें काम करना है। तो अब क्वेश्चन हमारे सामने कि ये आखिर ये क्या होता है अब? यूनिवर्सल लॉ क्या होता है? यूनिवर्सल लॉ होता है एक ऐसा कानून जिसको सभी फॉलो करते हैं। यूनिवर्सल लॉ क्या होता है? ऐसा ऐसा कानून होता है जिसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि अपने प्रति हम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हम अपने प्रति चाहते हैं। यूनिवर्सल लॉ क्या है? जैसा हम दूसरों के प्रति व्यवहार करते हैं वैसा ही हम अपने प्रति चाहते हैं, या हम ये बोल सकते हैं हम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा हम अपने प्रति नहीं चाहते हैं, ओके। हम थोड़ी चाहते हैं कि हम चोरी करें, ओके, हमारे घर में चोरी हो जाए, ऐसा हम नहीं चाहते, तो हम कभी भी दूसरे के घर में चोरी हम नहीं करेंगे। हम किसी के साथ में वॉयलेंस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने प्रति वॉयलेंस नहीं चाहते, ओके। तो जब आप इस प्रकार का काम करते हो, इस प्रकार का एक काम करते हो और सभी लोग इस प्रकार का काम करना शुरू कर देते हैं कि हम दूसरों के साथ में वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हम अपने प्रति चाहते हैं, तो इससे क्या होगा? सभी मनुष्य एक जैसा व्यवहार करना शुरू कर देंगे और उससे क्या होगा? यूनिवर्सल लॉ, ये एक सार्वभौमिक कानून है जिसमें हम दूसरों के साथ में वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम अपने प्रति चाहते हैं। यदि आप ऐसा कर लेते हो, यदि आप ऐसा कर लेते हो, तो आप इस विश्व में जा सकते हो। इस नोमिना वर्ल्ड में आप जा सकते हो यदि आप यूनिवर्सल लॉ को फ़ॉलो करते हो। यूनिवर्सल लॉ क्या है? हम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करेंगे, जैसा व्यवहार आप अपने प्रति चाहते हो। जैसे चोरी नहीं करना। क्या आप अपने घर में आप चाहते हो कि दूसरे लोग आए आपके घर में चोरी कर ले? क्या आप चाहते हो कि दूसरे लोग आए वो आपके वॉयलेंस का प्रयोग करें, हिंसा का प्रयोग आपके परिवार वालों के साथ में करें? नहीं चाहते, ओके। तो हम दूसरों के साथ भी ऐसा व्यवहार हम नहीं करेंगे, इससे एक यूनिवर्सल लॉ बनता है। और ऐसी स्थिति में मानव स्वतंत्र हो जाता है, मानव स्वतंत्र हो जाता है जब सार्वभौमिक कानून को फॉलो करता है, या हम कह सकते हैं व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है जब वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है तब वह स्वतंत्र हो जाता है। व्यक्ति के कर्तव्यों का पालन करने का अर्थ है यहाँ पर वह यूनिवर्सल लॉ को यहाँ पर फॉलो कर रहा है, और जब व्यक्ति यूनिवर्सल लॉ को फॉलो करता है तो व्यक्ति इस नोमिना वर्ल्ड में जाएगा, और इस नोमिना वर्ल्ड में व्यक्ति जाएगा तो वह क्या करेगा? इस नैतिकता का पालन कर रहा होता है या बुद्धि के आदेश का पालन व्यक्ति कर रहा होता है। तो यहाँ पर इमैनुअल कांट कहते हैं यदि हम कर्तव्यों का पालन करें, हम अपने जो ड्यूटीज़ है उसको हम फॉलो करेंगे तो हम स्वतंत्र हो सकते हैं। यानी यहाँ पर फोकस किया जा रहा है ड्यूटी पर, ना कि राइट्स पर। और ड्यूटी क्या है? एक यूनिवर्सल लॉ है, एक व्यवहार है, एक प्रैक्टिस है जो हम दूसरों के साथ में करते हैं वैसा ही हम अपने प्रति भी चाहते हैं, ऐसा एक यूनिवर्सल लॉ बन जाता है। और यही जो यूनिवर्सल लॉ है वो हमें नोमिना वर्ल्ड में ले जाता है, और इसी को हम कहते हैं नैतिकता का आदेश, या हम बुद्धि का आदेश, नैतिकता का पालन, या हम इसको कह सकते हैं, बुद्धि का आदेश। यही होता है एक बुद्धि का आदेश, ओके। इतना हो गया है हमारा। चलो इतना पॉइंट तो हो गया हमारा कि सभी व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, व्यक्ति हिंसा का प्रयोग करना शुरू कर देता है, व्यक्ति चोरी करना शुरू कर देता है। तो ऐसे में हमें क्या चाहिए? ऐसे में हमें चाहिए राज्य। तो अब हम पढ़ते हैं कि राज्य की अवधारणा क्या है, इमैनुअल कांट की राज्य के बारे में वो क्या कहते हैं, और राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है उनके राइटिंग फिलोसॉफी ऑफ लॉ में, ओके। जो फिलोसॉफी ऑफ लॉ है उसमें हमें राज्य से जुड़ी हुई अवधारणा मिलती है। राज्य की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि कर्तव्य का पालन नहीं करते, और कर्तव्य का पालन नहीं करते तो उनको करवाया जाएगा, और ये कर्तव्य का पालन यहाँ पर करवाया जाएगा यहाँ पर राज्य के द्वारा। ये विचार वैसा ही है जैसा रूसो कहते हैं, यदि जो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होना चाहता उसको स्वतंत्र किया जाएगा, यानी जो व्यक्ति कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा उसको कर्तव्य का पालन करवाया जाएगा। और ऐसी बात यहाँ पर इमैनुअल कांट के द्वारा कही जा रही है कि जो व्यक्ति कर्तव्य का पालन नहीं करेगा उसको पालन करवाया जा सकता है राज्य के द्वारा। राज्य की आवश्यकता हमें इसलिए होती है।
व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राज्य के महत्व को यहाँ पर स्वीकार किया जाता है। व्यक्ति स्वतंत्र कब होता है? व्यक्ति स्वतंत्र जब होता है जब व्यक्ति कर्तव्य का पालन करता है। कर्तव्य क्या है? यूनिवर्सल लॉ, यानी एक जैसा व्यवहार यदि हम सब करेंगे तो उससे एक यूनिवर्सल लॉ बनता है। और ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये सब हमें नॉलेज, ये सब हमें बुद्धि के आदेश से हमें प्राप्त होता है और इसके पूरे कॉन्सेप्ट को हमने समझा है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राज्य के महत्व को यहाँ पर स्वीकार किया जाता है। और जो सामान्य नियम हमने बनाया, जो सार्वभौमिक जो कानून हमने बनाया, वो केवल राज्य के द्वारा ही लागू किया जाएगा। जब तक पावर नहीं आएगी, तब तक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। ऐसे में राज्य की सहायता से कर्तव्यों का पालन करवाया जाएगा। सभी व्यक्ति नैतिक नियम या कर्तव्य का पालन करे, इसके लिए राज्य आवश्यक होता है। ओके, कर्तव्य का पालन कैसे हो सकता है? जब राज्य होगा, व्यक्ति वॉयलेंस का प्रयोग कब नहीं करेगा? जब राज्य होगा, राज्य की पावर का उनके अंतर्गत एक डर होगा, भय होगा कि राज्य यदि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो राज्य हमें सजा दे सकता है। यदि आपके मन में ऐसा रहेगा तो आप हमेशा ही कर्तव्य का पालन करोगे। अगला है यहाँ पर, कानून संप्रभु का आदेश नहीं बल्कि शुद्ध बुद्धि का आदेश है। कानून क्या है? संप्रभु का आदेश नहीं। जो संप्रभु है, जो एक व्यक्ति है, वो उसका आदेश नहीं है। ये क्या है? एक बुद्धि का आदेश है। हमने पूरी अभी तक पढ़ाई किया, अभी तक बुद्धि का आदेश, नॉलेज तो हमने पढ़ा है, बुद्धि का आदेश किस प्रकार से आया वो हमने सब समझा। अनुभव अनुभव से किस प्रकार समझना है, किस प्रकार से उसके बाद बुद्धि के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है और उससे हमें नॉलेज प्राप्त होता है। तो ये क्या है? एक बुद्धि का आदेश है और बुद्धि के आदेश को ही हम कानून हम कहते हैं। तो कानून क्या है? संप्रभु का आदेश नहीं, ये किसी एक व्यक्ति का आदेश नहीं हो सकता, ये तो एक बुद्धि का आदेश होता है। तो बुद्धि के आदेश को ही हम, या विवेक के जो आदेश होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कानून हम कहते हैं। तो इनके द्वारा क्या कॉन्सेप्ट दिया गया? इनके द्वारा शक्तिशाली राज्य होना चाहिए, ऐसी बात इनके द्वारा कही गई। एक राज्य किस प्रकार होना चाहिए? पावरफुल स्टेट होना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा ही व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकेगा। स्टेट के पास में यदि पावर नहीं है, तो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। परपेचुअल पीस थ्योरी, परपेचुअल पीस थ्योरी ये इन्हीं से जुड़ी हुई है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको आप हिंदी में इसके लिए कुछ शब्द है कि नहीं, अविच्छिन्न शांति ऐसा कुछ कहते हैं, या स्थायी शांति आप लिख लीजिए। आसान शब्दों में आप स्थायी शांति आप सब लिख लीजिए। ये भी इन्हीं का एक थ्योरी है, स्थायी शांति। इनके द्वारा रिपब्लिकन गवर्नमेंट का सपोर्ट किया जाता है। उनका मानना है कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट होगी, तो ऐसे में ऐसे ऐसे राष्ट्र जहाँ पर रिपब्लिकन गवर्नमेंट होगी, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। मान लेते हैं एक ऐसा देश है जहाँ पर रिपब्लिकन गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर जो निर्णय लिए जाएंगे वो जनता की सहमति से लिए जाएंगे, यानी बुद्धि के आदेश के द्वारा यहाँ पर निर्णय लिए जाएंगे। और एक स्टेट के द्वारा यदि कुछ भी गलत काम किया जाता है, वहाँ पर लोग ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर रिपब्लिकन गवर्नमेंट का सपोर्ट किया जाता है, या हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी का सपोर्ट यहाँ पर किया जाता है इम्मानुएल कांट के द्वारा। और ये कहते हैं डेमोक्रेटिक जो राष्ट्र है वो कभी आपस में युद्ध नहीं करते। डेमोक्रेटिक जो राष्ट्र है, डेमोक्रेटिक जो कंट्री है, वो कभी आपस में युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर रिपब्लिकन गवर्नमेंट होगी। यहाँ पर जनता की सहमति से ही काम होगा। यदि आप ठीक से काम नहीं करोगे तो यहाँ पर जनता आपको हटा सकती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डिसीजन है वो बहुत ध्यान से लिया जाता है, बहुत धीरे-धीरे यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा, और दूसरे राष्ट्रों के साथ में हिंसा का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इस प्रकार के जो एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट होगी, वो दूसरे राष्ट्रों के साथ में अच्छे रिलेशन बनाने का प्रयास करेगी। तो जहाँ भी रिपब्लिकन गवर्नमेंट होगी या डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा यदि किसी देश में या विश्व के अंतर्गत, तो वहाँ पर युद्ध नहीं हो सकते, ऐसी बात इम्मानुएल कांट के द्वारा कही जाती है। वो आगे क्या कहते हैं? वो आगे कहते हैं कि पहले एक एक स्टेट बनेगा, ओके, यहाँ पर क्या आएगा? पीस आएगा, शांति आएगी, क्योंकि यहाँ पर रिपब्लिकन गवर्नमेंट हो जाएगा। उसके बाद में उसके बाद में हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएँगे, एक इंटरनेशनल हम कम्युनिटी बनाएँगे, और उसके आदेश को आपको फॉलो करना होगा। इस विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं, वो सभी किसको फॉलो करेंगे? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। यानी इनके द्वारा एक
फेडरल सिस्टम की बात की जा रही है, वर्ल्ड फेडरल सिस्टम की बात इनके द्वारा की जाती है, संघ पर आधारित विश्व व्यवस्था की बात इनके द्वारा की जाती है, एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात इनके द्वारा की जाती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी होगी जिनके आदेश को मानना होगा इस विश्व में जितने भी राष्ट्र है, जिससे शांति होगी, एक स्थायी शांति आ जाएगी, एक परपेचुअल पीस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में, यानी हमेशा ही शांति बनी रहेगी यदि कहीं भी रिपब्लिकन गवर्नमेंट स्टेब्लिश होती है। ओके, और उसके बाद में वो पूरे विश्व में एक संघ आधारित व्यवस्था की बात करते हैं, एक फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, यानी पूरा विश्व है। ये क्या है? ये क्या है? विश्व है, ये वर्ल्ड है हमारा, ये कंप्लीट वर्ल्ड है हमारा, पूरा पूरा विश्व है और इसके अंतर्गत देश आएंगे। यहाँ पर एक इंटरनेशनल कम्युनिटी होगी, ओके, या एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी और उसकी बात को यहाँ पर माना जाएगा सभी राष्ट्रों के द्वारा। ऐसे में यहाँ पर शांति स्थापित हो जाएगी। यही है एक परपेचुअल पीस थ्योरी। इसी कॉन्सेप्ट को माइकल डोल, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन में हम पढ़ते हैं, ओके, इंटरनेशनल जो रिलेशन की जो थियरी जो उसमें हम पढ़ते हैं, माइकल डोल, जो इसी विचार को फिर एक सिस्टमेटिक तरीके से उनका डेवलपमेंट करते हैं। तो ये विचार जो प्रारंभ किया जाता है वो बेसिकली इमैनुअल कांट के द्वारा ही किया जाता है। इनकी कुछ बुक्स है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन है, ग्राउंड वर्क ऑफ मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स है, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन है, क्रिटिक ऑफ जजमेंट है, ओके, फिलोसॉफिकल ऑफ लॉ है। ये आप देख सकते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, और इसी के लिए ये जाने जाते हैं। ओके, तो ये बुक है, 4-5 बुक्स है इमैनुअल कांट की जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो गया है कंप्लीट। ओके, तो अभी के लिए इतना ही।